नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गुप्त काल हम पढ़ रहे थे और गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था हम देख रहे थे, जिसमें हमने राजस्व प्रशासन जो था वो पिछली क्लास में पूरा देख लिया था और उसके साथ प्रशासन वाला जो पॉइंट था वो पूरा हो गया था। आज हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था देखेंगे। ठीक है, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है। यहाँ से सवाल आने की संभावना भी प्रबल रहती है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। कल क्लास नहीं डाल पाया, थोड़ा सा बिजी था, तो कोई सी भी क्लास नहीं जा पाई। वर्ल्ड हिस्ट्री और प्राचीन भारत दोनों में से कोई भी क्लास नहीं आई है ना। तो चलिए आज हम फिर क्लास ले रहे हैं। कल संडे है, कल की भी छुट्टी शायद रहेगी क्लास की। कोशिश करूँगा कि एक क्लास तो आई जाए, लेकिन नहीं आ पाई तो आप जो है पिछले कोई पढ़ते रहना और फिर मंडे से क्लास फिर रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा बस पीएचडी मेरी पूरी हो चुकी है लगभग, उसको सबमिट कराने में मैं जुटा हुआ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं, उनको मैनेज करना और फिर टेस्ट सीरीज बनाना, फिर दो दो क्लासें ये लेना, उसके अलावा फिर मेरे भी कुछ काम रहते हैं निजी, तो समय निकल ही जाता है ना। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों खूब शेयर किया करो क्लास को, ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन और ताकत बनी रहे और मैं लगातार आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करता रहूं। ठीक है, वरना फिर क्या होता है ना कि जब व्यूज़ बहुत कम आते हैं, रेस्पॉन्स आपकी तरफ से अच्छा नहीं आता है ना, तो हम भी ऐसे करते हैं, चलो छोड़ो यार अपना काम ही करते हैं। वरना फिर मैं मेरे व्यक्तिगत काम को तवज्जो न देकर और आप लोग अच्छे से देख रहे होते हैं ना, तो फिर मैं क्लास अनिवार्य रूप से डालता ही हूँ, है ना। मेरे मेरे काम को होल्ड कर देता हूँ, उसको थोड़ा चलो कल कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, या कैसे भी समय निकाल कर लेंगे, रात को कर लेंगे, लेकिन क्लास में देता हूँ। लेकिन जब आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, तो फिर मैं ये करता हूँ, चलो अपना काम, मतलब आप भी नहीं देख रहे तो मैं मेरे काम को क्यों बिगाड़ूँ, है ना। तो ऐसी ऐसी सोच मेरे अंदर ना आना पाए, उसके लिए आपको जो है क्लासों को अच्छे से देखना होगा, ऑनलाइन मोड पे देखना होगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर करो, सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ। ठीक है, ताकि मेरे अंदर जो है हर तरीके से मुझे मतलब ऐसा महसूस ना हो कि यार कोई मतलब ही नहीं है, किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों। हम दो तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले तो कृषि और पशुपालन देखेंगे, क्योंकि कृषि के बिना अर्थव्यवस्था कभी भी पूरी नहीं हो सकती, खासकर भारतीय इतिहास के संदर्भ में, क्योंकि कृषि का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय इतिहास में रहा है, चाहे वो कोई सा भी काल हो। ठीक है, लगभग लगभग रहा ही है। हम यदि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, उसको ज़रूर हम व्यापार प्रधान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय भी कृषि नहीं होती थी। उस समय भी कृषि होती थी। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिले हैं कालीबंगा से, है ना। और उस समय गेहूं की कई सारी किस्में मिली, है ना, बाजरे की भी, हाँ, जौ की भी, हर किसी की किस्में मिली हैं। तो खूब सारे फसल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, भले ही वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता तो थी ग्रामीण सभ्यता, कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है, तो हर काल में कृषि का और पशुपालन का भी लगभग महत्व रहा है। कृषि का तो पक्का रहा है ना। तो कृषि तो हम किसी भी काल की अर्थव्यवस्था पढ़ें और मान लो मेंस में कोई सवाल पूछे, साक्षात्कार में सवाल पूछे कि उस काल की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आंख मूंद कर इतना तो आप कह ही सकते हैं कि सर कृषि होती थी, पशुपालन होता था, अर्थव्यवस्था के ये अहम हिस्से होते थे। ऐसे ही कह दो अहम हिस्से होते थे, है ना। मतलब बात को इस प्रकार से कह दो कि आपकी बात झूठी भी ना निकल सके, और मतलब पूर्ण रूप से भले ही वो सत्य ना हो तो भी आपका जवाब सही माना जाए, है ना। ऐसे मत कहो प्रमुख होती थी, लेकिन अहम हिस्सा होती थी। अब अहम में वो प्रमुख भी मान सकता है। सामने वाले को वो चीज़ यदि पता है, तो वो सामने वाला सोचेगा कि शायद अपन को भी पता है, इसलिए अपन ने इस प्रकार की बात कही है। तो ऐसे एक जो है ना टेक्निकल माइंड का आप इस्तेमाल करते हुए आपका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम इसमें एक तो कृषि व पशुपालन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कृषि व पशुपालन। ठीक है,
कृषि व पशुपालन पढ़ेंगे। दूसरा हम उद्योग व शिल्प देखेंगे, है ना, उद्योग व शिल्प, इसको हम देख लेंगे। और तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा व्यापार वाणिज्य, ठीक है, व्यापार वाणिज्य वाला आएगा। व्यापार वाणिज्य जो है ये बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का हम देख लेंगे। बाह्य व्यापार, है ना, और एक आंतरिक व्यापार, ठीक है, आंतरिक व्यापार, ठीक है। तो इन 3 डायमेंशंस को छूते हुए और सॉरी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को हम पूरा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारा मैटर यहाँ पे मिलता है। संभव है कि आज की क्लास में हम इन दोनों पोर्शनों को निपटाएं और फिर चूंकि ये भी बड़ा पोर्शन है, आंतरिक व्यापार बाह्य व्यापार, तो इसमें पूरा 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा इसमें भी निकल जाएगा। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में एक क्लास में तो 2 घंटे ले नहीं सकते, तो हम एक एक क्लास करके और 2 क्लास में इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि व पशुपालन से, ठीक है। तो देखो, कृषि और पशुपालन की मैं बात करूं तो कालिदास जो है गुप्तकालीन महान विभूति रहे हैं, महान विद्वान रहे हैं कालिदास। कालिदास ने अपने साहित्य में कृषि और पशुपालन दोनों को गुप्त काल की राष्ट्रीय संपत्ति बताया है ना, मतलब राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में इन दोनों का उल्लेख किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्व इसका रहा होगा कृषि और पशुपालन का, कि कालिदास जैसा विद्वान इसको राष्ट्रीय संपत्ति बता रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि इस समय जो कृषि होती थी वो सभी वर्गों के द्वारा की जाती थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि केवल वैश्य वर्ग ही कृषि करता हो, शूद्र भी करता था, वैश्य भी करता था, क्षत्रिय भी करते थे, ब्राह्मण भी करते थे, मतलब सभी समाज के सभी वर्गों के माध्यम से कृषि की जाती थी। लेकिन अभी भी वैश्य वर्ग जो था वो व्यापक पैमाने पर कृषि करता था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, व्यापक पैमाने पर करता था। इसके अलावा इस समय आपको पता है लौह प्रौद्योगिकी का अच्छा विकास हो गया था। वराहमिहिर ने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें बढ़िया से हमको बताया है कि किस प्रकार से और यहाँ पे लोहे का विकास हुआ था। बृहत संहिता एक ग्रंथ है, वराहमिहिर का बृहत संहिता है, उसमें वराहमिहिर ने लौह प्रौद्योगिकी के बारे में व्यापक जानकारी दी है ना। उसमें लोहे की जो है तलवार बनाए जाने का उल्लेख इन्होंने किया है। साथ ही इन्होंने जंग रोधी तकनीक का भी उल्लेख किया है कि जंग ना लगे ऐसी तकनीक का उल्लेख उस जमाने में देख लो वराहमिहिर ने किया, और उसका एक गजब का उदाहरण भी है। आप हमें बताएंगे कि जंग रोधी तकनीक का उदाहरण भारतीय इतिहास में क्या मिलता है और उसके साक्ष्य वर्तमान में हमको कहाँ से मिलते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। मैं पहले जब मैंने गुप्तकाल पढ़ाना शुरू किया तो मैं 2-3 बार उसको पहले बता चुका हूँ। बड़ा आसान सवाल है, आप लोगों को शायद पता भी होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका क्या जवाब है, ठीक है। और देखो कमेंट सभी किया करो, केवल एक ही व्यक्ति के मतलब टेंडर नहीं है कमेंट करने का, वो एक ही है, रेनू जाट, वो मतलब कमेंट करती हैं, लगातार करती हैं और अच्छे से पढ़ भी रही हैं। अन्य सभी लोग भी कमेंट करें ताकि मेरे को पता चले कि इतने लोग पढ़ रहे हैं और इतने लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं। आप लोगों की कुछ शंकाएं हैं तो भी कमेंट किया करें, ठीक है। तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप कॉर्नर में देख रहे हैं उस पर भी आपके कमेंट को भेज सकते हैं, आपकी शंकाओं को भेज सकते हैं, मैं वहाँ भी जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसको बढ़िया तरीके से ध्यान रखें। अमरकोश एक ग्रंथ है अमर सिंह का, उसमें भी हमको जो है कृषि तकनीक के बारे में और जानकारी मिलती है। अमर सिंह ने अमरकोश में 5 प्रकार के हल होने की बात हमको बताई है ना। अब सोचिए उस जमाने में भी 5 प्रकार के हल होते थे, तो कृषि के बारे में कितनी व्यापक पैमाने पर उनको जानकारी होगी ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और
जो इस समय फसल ली जाती थी वो खरीफ, रबी और जायद तीनों ही प्रकार की ली जाती थी। ये एक बेसिक सी बात है। लगभग लगभग हमारे जो भारत में और इस प्रकार से तो रहा ही है प्राचीन काल से लेकर अब तक कि 3 फसल ली जाती थी। और धान जो थी वो सर्वाधिक ली जाने वाली फसल थी, यानी कि उत्पादन सर्वाधिक जो होता था वो कौन सी फसल का होता था? धान का होता था गुप्त काल में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए इन बातों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पशुपालन के बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि कालिदास ने पशुपालन को और कृषि को दोनों को जो है राष्ट्रीय फसल बताया है, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय संपत्ति बताया है। ये 2 बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इन बातों को मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप भी नोट डाउन कर सकें और हम बढ़िया से इसको बार बार फिर बाद में रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं कालिदास के कथन से ही शुरुआत करना चाहूँगा। देखो कालिदास क्या कह रहे हैं। कालिदास, आप इसमें इसमें लिख रहे हैं ना, कृषि व पशुपालन राष्ट्रीय संपत्ति थे, है ना। कृषि व पशुपालन क्या थे? राष्ट्रीय संपत्ति थे। और इस समय इस समय कृषि समाज के कृषि समाज के सभी वर्गों द्वारा की जाती थी, मगर वैश्य वर्ग आज भी सर्वाधिक पैमाने पर कृषि करता था। सर्वाधिक पैमाने पर कृषि करता था, ठीक है। आज भी सर्वाधिक पैमाने पर कृषि कौन करता था? वही वैश्य वर्ग करता था, जो कि पहले किया करते थे यहाँ वैदिक काल में, ठीक है। लेकिन अन्य वर्ग भी यहाँ पर जो है कृषि करने लगा था। जैसा कि आपको पता है उत्तर वैदिक काल में आते आते और कर्मकांड अधिक बढ़े थे। उससे पहले ज़्यादा कर्मकांड नहीं थे। राजा जनक को भी कृषि करते हुए बताया गया है, आपको पता होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरी बात अब हम इसमें करेंगे कि कृषि करने के लिए जो लौह प्रौद्योगिकी थी वो यहाँ पे विकसित हो चुकी थी। लौह प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट हो चुका था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बृहत संहिता में वराह मिहिर ने बृहत संहिता में वराह मिहिर ने लौह प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया है। लौह प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया है। लौह प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया है, ठीक है। जिसमें लोहे की तलवारें बनाए जाने और सॉरी जंगरोधी तकनीक का उल्लेख किया है। जंगरोधी तकनीक का उल्लेख किया है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ये किया है ना, किया है, ठीक है।
इसके अलावा अमरकोश में अमर सिंह ने 5 प्रकार के हलों का भी उल्लेख हमको किया है। ठीक है, सॉरी, देखो बृहद संहिता में एक बात और मिलती है। बृहद संहिता में मौसम संबंधित जो भविष्यवाणी है वो भी यहाँ पे की गई है ना। भविष्यवाणी नहीं करते कि जैसे कि अगले साल कितनी बारिश होगी, उस हिसाब से कौन सी फसल अधिक होगी, कौन सी फसल को नुकसान रहेगा, है ना। इस प्रकार से भविष्यवाणी भी की जाती थी, तो वो भी बृहद संहिता में की गई है, उसको भी मैं यही लिखना चाहूँगा। बृहद संहिता में मौसम संबंधित भविष्यवाणी भी की गई है, भविष्यवाणी भी की गई है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब मैं यहाँ पे अमर सिंह वाली बात लिखूंगा। अमरकोश सॉरी, अमरकोश में ये से आएगा या ये वाला से आएगा, आप देख लेना। अमरकोश में अमर सिंह ने 5 प्रकार के हलों का उल्लेख किया है। ठीक है, 5 प्रकार के हलों का उल्लेख किया है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको कृषि के बारे में व्यापक जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ पे होता था, उसकी जानकारी भी हमको मिलती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलों में हमको जो है धान, तो मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक धान की खेती, मतलब कृषि जो होती थी वो सर्वाधिक धान की होती थी। इसके अलावा तीनों ही फसलें ली जाती थी, खरीफ, रबी और जायद, है ना। इसके अलावा जो है हमको यहाँ पे गन्ने की खेती का भी उल्लेख मिलता है, और शाली धान का उल्लेख हमको कालिदास करते हैं। सॉरी, कालिदास ने और भी कई फसलों का उल्लेख किया है अपने साहित्य में, जिसमें मैं आपको बताऊं तो जैसे एक तो गन्ना हो गया और एक शाली धान हो गया। इसके अलावा चावल का भी उल्लेख किया है, जौ का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो कालिदास ने इतनी फसलों का उल्लेख किया है, तो कालिदास की बात हम लिखेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे बात करते हैं ना विद्यार्थियों। ये पूरा हो गया है, अभी हम कृषि और पशुपालन में चल रहे हैं। ठीक है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और यहाँ से आगे की बात हम अगली स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतनी ज़्यादा जटिल है नहीं, है ना। मैं इसको पूरे को मिटा देता हूँ, ऊपर ये हेडिंग जमी रहेगी बस। तो हाँ विद्यार्थी, इसको शेयर जरूर करना। देखो मैं अधिक कहता नहीं हूँ, लेकिन बिना कहे लोग शेयर करते नहीं है ना। तो देखो आप कितना शेयर करते हैं ये मुझे पता चल जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कितने व्यू एक वीडियो पे आए हैं, उसका पूरा एनालिसिस यूट्यूब स्टूडियो कर देता है ना। यूट्यूब स्टूडियो एक अलग से एप्लीकेशन आता है, उसको हम डाउनलोड करके रखते हैं, और उसमें अपनी आईडी लॉगिन रखते हैं, है ना। फिर उसमें प्रत्येक चीज़ बताता है कि शेयर करने से कितने आए, यूट्यूब ने कितना रिकमेंड दिया उससे कितने आए, है ना, और ब्राउज फीचर्स से कितने आए, है ना, नोटिफिकेशन से कितने आए, सर्च करने पर कितने व्यूज आए, है ना। तो ये हमको पता चल जाता है किस वीडियो को कितने लोगों ने सर्च किया और तब वो देखा गया, कौन सा वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब ने रिकमेंडेशन पे दिया। जब हम कई बार खोलते हैं ना, जैसे यूट्यूब खोला तो बहुत सारे वीडियो बिना सर्च किए हुए आते हैं, तो वो कौन सी वीडियो आते हैं, वो वीडियो आते हैं जो यूट्यूब रिकमेंड करती है ना। तो यूट्यूब उन वीडियो को रिकमेंड करती है जिन वीडियो की डिमांड अधिक होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मैं रोज शाम को 8 बजे अपलोड करता हूँ, और आप उसी समय यदि वीडियो को देख लो, तत्काल जब मैंने डाला उसी समय आपने वीडियो देखा, तो YouTube को ये लगता है कि इस वीडियो की मांग बहुत अधिक है। जब डाला तब तुरंत लोगों ने देखा,
तो YouTube उस वीडियो को अधिक से अधिक दिखाती है, स्वतः दिखाती है। लेकिन आप ये करते हो चलो आज नहीं कल देखेंगे, वीडियो तो पढ़ाई है, क्या दिक्कत है। तो उसमें क्या है, यूट्यूब को ये लगता है कि इस वीडियो की मांग ही नहीं है, लोग किसी ने इसको देखा ही नहीं है, पूरा नहीं देखा है ना। तो फिर यूट्यूब क्या करती है कि उस वीडियो को रिकमेंडेशन पे नहीं देती, है ना। तो ये हमको नुकसान होता है। जब भी तो आपने देखा होगा कि अधिकांश बहुत सारे चैनल वाले ये कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में जो मेन चीज़ जो होती है ना उसको लास्ट लास्ट में बताते हैं, ताकि ऑडियंस जो है वो लास्ट तक वीडियो में बना रहे, है ना। और जब लास्ट तक बना रहता है तो यूट्यूब को ये लगता है कि देखो इस वीडियो की मांग ज़्यादा है, इस कंटेंट की मांग ज़्यादा है, इसमें जो ऑडियंस है वो शुरू से लेकर एंड तक बनी रहती है, तो उसको यूट्यूब अधिक से अधिक दिखाता है ना। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को समझें, और जो मेरी क्लास जब जाती है उसी समय तत्काल इस वीडियो को देखें, तो उससे क्या आपको भी, आपकी भी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक तो आप पेंडिंग के लिए काम नहीं छोड़ोगे, पहली चीज़ तो ये। दूसरा कि मुझे अधिक से अधिक फायदा हो जाएगा, काम उतना ही होना है लेकिन फायदा समय के अनुसार उचित समय पे उचित काम कर लिया जाए तो फिर उचित परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप उचित समय पे इन क्लासों को देखेंगे तो आपको भी परिणाम उचित मिलेगा, मुझे भी परिणाम उचित मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये मेरा एक लेक्चर हो गया। अब मैं बात करता हूँ, हाँ, तीनों प्रकार की फसलें इस समय ली जाती थी। तीनों प्रकार की फसलें कौन कौन सी? खरीफ, रबी व जायद। तीनों प्रकार की फसलें ली जाती थी। धान सर्वाधिक ली जाने वाली फसल थी, ली जाने वाली फसल थी, ठीक है। धान जो थी ये सर्वाधिक ली जाने वाली फसल थी, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इस समय विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती थी। धान तो सर्वाधिक थी, इसके अलावा अन्य जो थी उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं कि इस समय विभिन्न प्रकार की फसलें ली जाती थी या उपजाई जाती थी। विभिन्न प्रकार की फसलें, तो विभिन्न प्रकार में कौन कौन सी फसलें आएंगी? देखो जैसे मैं बताऊं आपको, एक तो शाली धान, है ना। शाली धान ये धान की एक किस्म है, शाली धान है ना। ईख है, ईख, ठीक है। ईख जिसको हम गन्ना भी बोलते हैं, गन्ना, है ना। शाली धान, ईख, गन्ना, इसके अलावा चावल और जौ, ठीक है। इन सब की जो जानकारी है वो हमें कौन देते हैं? ये कालिदास के साहित्य से मिलती है ना। सॉरी गड़बड़ हो गया। कालिदास के साहित्य से, ठीक है। कालिदास के साहित्य से हमको यह जानकारी मिल जाती है कि इस समय शाली धान की, गन्ने की और जो है जौ की, इनकी खेती होती थी। इसमें सर्वाधिक जो होती थी ये धान की होती थी, है ना। शाली धान जो है इसकी सर्वाधिक खेती होती थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा कृषि वाला पोर्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक बड़े विद्वान थे, चीन से एक विद्वान आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे जो है कृषि होने की बात की है। और उन्होंने कहा था, इत्सिंग आए थे, इत्सिंग, है ना, इत्सिंग आए थे और इत्सिंग ने कहा था कि चावल और जौ यहाँ पे होते हैं ना। हाँ, चावल और जौ की बात इत्सिंग ने की थी। कालिदास ने, सॉरी,
कालिदास ने चावल और जौ की बात नहीं की है ना। कालिदास ने सालिधान गन्ने की बात की और काली मिर्च और इलायची की बात की थी कालिदास ने, है ना। कालिदास ने काली मिर्च की और इलायची की बात की थी, जबकि इत्सिंग ने की थी चावल और जौ की, है ना। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। हाँ देखो, यहाँ पे आएंगे काली मिर्च और इलायची, है ना। काली मिर्च और इलायची, इन दो की बात इनके साथ में किसने की? कालिदास ने की, ठीक है। इसके अलावा चावल और जौ की बात, चावल प्लस जौ, इसकी बात किसने की? इत्सिंग ने की। किसने? इत्सिंग ने की थी, ध्यान रखना, इत्सिंग ने की। चावल और जौ की बात इत्सिंग ने की थी। ये था हमारे गुप्त काल की जो प्रमुख फसलें थी उनके बारे में जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। आपको बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखना है और आपको ये चीज़ें रट्टा ही मारनी है इसमें। जब विद्यार्थियों ज़्यादा कोई कंसेप्ट वगैरह का चीज़ है नहीं, ठीक है। तो कई बार पूछ ली जाती है कि कालिदास ने कौन सी फसल का जिक्र किया, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना बस, है ना। जैसे 4 लाइन दे देंगे कालिदास के बारे में कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो फिर उसमें मान लो डाल दिया कि कालिदास ने काले मिर्च और इलायची का उल्लेख किया है, तो अब यदि हमने पढ़ रखा है ना तो वो लाइन हमारी ठीक हो जाएगी। अन्यथा फिर कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार ये लाइन सही है या ये सही है, या ये गलत है या ये गलत है। दो वहाँ पे फिर हम जो है ना दुक्के में फंस जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा समझ के रखना और रट्टा मार के रखना, ठीक है। अब देखो, इस समय ये कृषि की तो हमने बात की, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो मतलब कृषि के लिए उसमें पानी देने की बात थी, सिंचाई की जो बात थी, वो किस प्रकार से की जाती थी, इसकी भी मैं बात यहाँ पे करूँगा, ठीक है। देखो, 2 प्रकार से सिंचाई होती थी, कृत्रिम और प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। प्राकृतिक में तो वर्षा आधारित सिंचाई होती थी और कोई इलाज था नहीं, ठीक है। और लेकिन कृत्रिम में क्या होता था? नहरों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, है ना। और जो है सिंचाई होती थी, ठीक है। कुएं हैं, नहर है, तालाब है, इसके अलावा झील है। सुदर्शन झील का उल्लेख हमको बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इनके माध्यम से सिंचाई ये लोग करते थे। तो सॉरी, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि इस काल में सिंचाई 2 प्रकार से होती थी। 2 प्रकार से होती थी। 2 प्रकार से कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी जो है कृत्रिम सिंचाई, ठीक है, कृत्रिम सिंचाई, और एक हो जाएगी प्राकृतिक सिंचाई, ठीक है। कृत्रिम सिंचाई और प्राकृतिक सिंचाई, ठीक है। ये आप समझ में आ रहा होगा। कृत्रिम सिंचाई, देखो प्राकृतिक जो सॉरी ये प्राकृतिक सिंचाई है। प्राकृतिक सिंचाई तो थी वर्षा आधारित, है ना। किस पर आधारित थी? वर्षा आधारित थी, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। वर्षा आधारित थी। कृत्रिम सिंचाई जो थी वो कई प्रकार से होती थी। तो कृत्रिम सिंचाई के प्रकारों में मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, जैसे एक तो हो जाएगा हमारे झीलों के माध्यम से, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नहरों के माध्यम से। तीसरा हो जाएगा तालाबों के माध्यम से ना, तालाब। और एक हो जाएगा कुओं के माध्यम से, ठीक है। कुओं के माध्यम से, कुओं से रहट जो होते थे, है ना, चड़स। ये रहट का ही नाम मिलता है, चड़स का नाम तो नहीं मिलता। रहट और चड़स में अंतर होता होगा, हम तो जानते नहीं है, बस किताबों में पढ़ा है, ठीक है। हमारे घर वालों ने, दादाजी ने, इन्होंने तो देखे थे, चलाए थे रहट वगैरह, लेकिन हम नहीं जानते, ठीक है। देखो, झील का सबसे बड़ा उदाहरण हमें सुदर्शन झील का मिलता है, जो आप लोगों को पता है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखने की आवश्यकता है नहीं, इन चारों के माध्यम से सिंचाई होती थी। आप मुझे बताएंगे कि सुदर्शन झील के बारे में मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया है, तो सुदर्शन सुदर्शन झील का निर्माण किसके समय हुआ? पहली चीज। नंबर 2,
सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किन किन ने करवाया? 2 सवाल है ना। इन दोनों सवालों के जवाब आप देंगे। तो देखो, 2 प्रकार की सुदर्शन झील मिलती है, उसकी बात मैं यहाँ पे जरूर करने वाला हूँ, है ना। सुदर्शन झील एक तो है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुदर्शन झील, है ना, सुदर्शन झील, ठीक। सुदर्शन झील एक तो मिलती है हमको गिरनार से, है ना, गिरनार गुजरात में जो पड़ती है, सौराष्ट्र प्रांत में, है ना, वहां से मिलती है। कहाँ पड़ती है ये? सौराष्ट्र प्रांत में, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था, किसके समय हुआ था, जीर्णोद्धार इसका किसने करवाया, कब कब करवाया, वो सारी बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और सभी लोग बताएंगे, जो जो लोग देखते हैं वो सभी कमेंट करेंगे। एक ही स्टूडेंट के पट्टे नहीं है, एक के ही मतलब मैंने ठेका नहीं दिया है, ठीक है, कि वही कमेंट करें, ठीक है। तो एक चीज, दूसरी एक और सुदर्शन झील मिलती है विद्यार्थियों, वो हमको मिलती है दूसरी जो सुदर्शन झील मिलती है उसको मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूंगा, ठीक है। दूसरी जो सुदर्शन झील है वो पड़ती है हमारे अकोला महाराष्ट्र में, है ना, अकोला महाराष्ट्र, ठीक है, अकोला महाराष्ट्र। यहाँ पे जो है एक और सुदर्शन झील पड़ती है, और इसका जो निर्माण था वो वाकाटक शासक थे एक देवसेन, उसके समय में, और उसके एक मंत्री थे स्वामिल, उसने करवाया था, ठीक है। अपने एक अभियंता थे बप्प, उसकी सहायता से करवाया था, ठीक है, 458 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। तो मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगा, निर्माण, निर्माण जो किया वो किया था वाकाटक शासक, वाकाटक शासक देवसेन के अधिकारी स्वामिल ने करवाया था, ने करवाया था, ठीक है। और अभियंता जो थे इसके, अभियंता, अभियंता कौन थे? बप्प, अभियंता का नाम मिलता है बप्प, ठीक है। ये अलग है ना, यहाँ से ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, अभियंता बप्प थे। और समय जो मिलता है इसका, समय जो मिलता है वो मिलता है 458 ईस्वी, ठीक है। तो इस प्रकार से सुदर्शन झील 2 हैं विद्यार्थियों। एक सुदर्शन झील तो कहाँ पड़ती है? गिरनार महाराष्ट्र में, और दूसरी सुदर्शन झील जो है वो अकोला महाराष्ट्र में पड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अधिकांश विद्यार्थियों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है, यहाँ से तो इसको खूब पढ़ा गया है। ये यहाँ से सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, नेट जैसी एग्जाम में मैंने इस प्रश्न को, गिरनार वाले प्रश्न को लगातार रिपीट होते हुए देखा है, और मैंने इसको आपको कई बार पढ़ा दिया। पहले मैंने कई बार इसके बारे में बताया है, अब नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कि किस प्रकार से जो है ये काम होता था, और इसका निर्माण किसके समय हुआ, किस किसने इसमें काम किया, ठीक है, और जीर्णोद्धार इसका कब कब हुआ, ये सारी बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का जो पहला पार्ट था, जिसमें हमने कृषि और पशुपालन था उसकी मैंने बात की। पशुपालन में तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, कोई मतलब पशुपालन खूब होता था, व्यापक पैमाने पे था, लेकिन विशिष्टता नहीं थी उसके अंदर कि हम एक एक पशु को पढ़ें या उसकी कुछ विशेषताओं को पढ़ें। कोई सामान्य कृषि मतलब सामान्य पशुपालन था, तो वहां से कोई प्रश्न नहीं बनते, ठीक है। देखो, जब विशिष्टता होती है ना तब जाके प्रश्न बनते हैं। जैसे ये सुदर्शन झील एक विशिष्टता थी, है ना, पहली बार इस प्रकार से जो झील का निर्माण होना, और उसमें व्यापक पैमाने पर उसका जीर्णोद्धार, बार बार जीर्णोद्धार होना, है ना, ये सारी विशिष्टता थी, ठीक है। तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। ये जो फसलें हैं इनमें विशिष्टता थी। देखो, विदेशी यात्री आकर और इन 2 फसलों का जिक्र कर रहा है, तो ये विशिष्टता थी, है ना। और जो चीज़ विशिष्ट होती है ना वही पूछी जाती है। प्राकृतिक सिंचाई में वर्ष आधारित सिंचाई होती है, क्या ही पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ लिया कि सदतम, है ना। तो ये है, अब इसको आप उतारें। अब हम आगे जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का जो दूसरा पॉइंट था शिल्प और कला वाला, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। शिल्प और उद्योग वाला है, उसको हम बढ़िया से देख लेंगे। आप इसको उतारें, मैं अगली हेडिंग डालता हूं, शिल्प और उद्योग, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं।
समझ में तो आप लोगों को विद्यार्थियों आ रहा होगा। कैसा लग रहा है इतिहास पढ़कर, बताएं जरा, कमेंट करना। आप लोगों के कमेंट के जवाब मैं जरूर दूंगा कि कैसा लग रहा है। आपने अब से पहले इतिहास पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, या यूट्यूब पे किसी अन्य टीचर से भी पढ़ा होगा। तो क्या उनकी शैली थी और क्या मेरी शैली है, दोनों की शैली में क्या अंतर है, कौन सी शैली आपको अच्छी लगी है, बेझिझक बताएं, किसी भी प्रकार की शंका ना करें। ऐसा ना सोचें कि हम सर की कमी निकालेंगे तो सर क्या पता रूठ जाए, कुछ मतलब क्लासें बंद कर दें या हमें कुछ सुना दें। बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरी निंदा करे, है ना। जैसे रहीमन जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए। क्यों कहा कि एक निंदक को अपने नजदीक रख लो? क्योंकि कोई व्यक्ति हमारी लगातार निंदा करता रहे, निंदा का मतलब होता है लगातार हमारे अंदर सिर्फ बुराइयों को देखे। देखो, निंदा नहीं करनी चाहिए, वैसे ये बात हमको जो है बताई जाती है ना, कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा का मतलब होता है दूसरे की सिर्फ बुराइयों को ही देखना, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखना, ठीक है। लेकिन रहीमन जी ने यहाँ पे क्या कहा है कि निंदक नियरे राखिए। उससे क्या होगा कि जब आप निंदक को, यानी कि अपनी निंदा करने वाले को आपके नजदीक रखोगे ना, तो आपकी कमियों को वो बताता रहेगा बस, और आपकी अच्छाइयों को नहीं बताएगा। और जब चूंकि जब कोई व्यक्ति हमारी कमियों को लगातार बताएगा ना, तो कोई सी न कोई सी कमी को तो हम निकालने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और जब हम हमारी कमियों को जिस दिन निकालने लग गए, तो उस दिन मान के चलो कि हम हमारा जो जीवन मिला है, जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति में हम लगे हुए हैं। मतलब हम अनुशासित हैं। अनुशासित होने का मतलब यही है कि जिस काम के कारण हमें हमारा ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो हम अनुशासित हैं। वरना हम अनुशासित नहीं हैं। चाहे हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं या शांत रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अधिकतर लोग अनुशासन का मतलब ये मानते हैं कि भाई किसी से झगड़ा नहीं करना, चुपचाप बैठना, हल्ला गुल्ला नहीं करना, एकदम सुबह जल्दी खड़े होना और नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ व्यवस्थित हो। उसको अनुशासित होना नहीं कहते। अनुशासन का मतलब है कि आपने आपके जीवन में जो टारगेट फिक्स कर रखा है, उस टारगेट की प्राप्ति के लिए आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि कर रहे हैं तो आप अनुशासित हैं, नहीं कर रहे हैं तो अनुशासित नहीं है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए, आप जरूर कमेंट करना, और मेरे को बुरा नहीं लगेगा। मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरा निंदक मेरे नजदीक रहे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ेंगे अब शिल्प और उद्योग, है ना, या मैं कहूं उद्योग व शिल्प, ठीक है। उद्योग व शिल्प की बात करेंगे। देखो, शिल्प में और उद्योग में एक उद्योग हमारा सबसे प्रमुख आता है वस्त्र उद्योग। सबसे प्राचीन उद्योग भी माना जाता है, और जो है सबसे प्रमुख उद्योग भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना। सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग है और सबसे प्राचीन भी माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमको कहने की इस समय कई प्रकार के वस्त्रों की जानकारी भी मिलती है ना। इस वजह से भी हम ये मानते हैं कि वस्त्र उद्योग इस समय खूब भला फूला था, ठीक है। तो हम आइए लिखते हैं। देखो, कालिदास ने भी यहाँ पे कई प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है, जिसमें जो है छौम है, कौसे है ना, और जो है पात्रेण है ना। इस प्रकार के जो है वस्त्रों का उल्लेख किया है ना। और भी कई प्रकार के वस्त्र थे। लीनल नाम से एक वस्त्र यहाँ पे होता था, और रेशम के वस्त्र होते थे। मलमल जैसे वस्त्र जो है यहाँ पर बनाए जाते थे, है ना। तो कौलिको है, ये कौलिको नाम से भी वस्त्र का प्रकार है ये, है ना। तो इतने सारे वस्त्रों के प्रकार मिलना यह दर्शाते हैं कि वस्त्र जो उत्पादन था वो अच्छी स्थिति में था, है ना। और वस्त्रों में भी जो सॉरी वस्त्रों में भी जो सूती वस्त्र होता था वो और भी ज़्यादा प्रसिद्ध था, है ना। सूती होता है, ऊनी होता है ना। और जो जिनको हम टेरिकोट वगैरह बोलते हैं, नायलॉन के, वो भी थे, लेकिन वो कम थे। सूती वस्त्र बहुत अधिक थे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं उद्योगों में वस्त्र उद्योग।
ठीक है, वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग में हम यही लिखेंगे कि वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित उद्योग था, प्राचीन भी था ना, प्राचीन तो है ही है, हम लोगों को पता ही है, इसमें क्या ही लिखना। वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित उद्योग था, एक बात है ना। सूती वस्त्र उद्योग उद्योगों में सर्वाधिक पैमाने पर प्रसिद्ध था। मतलब प्रसिद्ध का मतलब ये है कि इसमें सर्वाधिक जो वस्त्र उद्योग होता था वो सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा था, मतलब है ना, सूती वस्त्र सर्वाधिक बनाए जाते थे, इसको इस प्रकार से समझना। ठीक है, हमें विभिन्न प्रकार के जो है वस्त्रों के नाम भी मिलते हैं, वो बात भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। हमें इस काल के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के नाम मिलते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के नाम मिलते हैं। ठीक है, हमें इस प्रकार के विभिन्न काल के वस्त्रों के नाम मिलते हैं। तो कौन कौन से वस्त्रों के नाम मिलते हैं, देखिए सॉरी, हमें जो देखो वस्त्रों के नाम मिलते हैं उसमें मैं थोड़े से जो है अलग कलर के पेन का इस्तेमाल जो है कर लेता हूँ। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो अलग अलग वस्त्रों के नाम मिलते हैं उसमें एक नाम तो मिल जाता है हमको लीनल, है ना, और एक मिल जाता है कैलिको, लीनल है, कैलिको है ना। इसके अलावा सॉरी रेशम प्रकार का है ना, रेशम प्रकार का है ना, मलमल भी है ना, मलमल है। ठीक है, तो ये कुछ वस्त्रों के प्रकार थे जो हमको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कालिदास जो है वो कई प्रकार के वस्त्रों की बात करता है, कालिदास खुद 5 प्रकार के वस्त्रों की बात करता है, इसका मैंने अभी आपको बताया, जैसे कौसे है ना, सॉरी छौम है, कौसे है, चिनांशुक है ना, और चिनांशुक है ना, पात्रेण है ना, ये सारे नाम जो है हमको मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कालिदास ने निम्नलिखित 5 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, निम्नलिखित 5 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। तो देखो कौन कौन से वस्त्रों का उल्लेख किया है कालिदास ने, तो 1 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छौम। ठीक है, छौम। 2 नंबर पे मैं लिख देता हूँ जो है कौसे है। ठीक है, कौसे है, कहीं पे ये से षटकोण वाला भी आ जाता है। ठीक है, कौसे। और तीसरे नंबर पे मैं लिख देता हूँ चिनसुख, है ना, चिनसुख है। चिनसुख क्या है, मतलब चिनांशुक है एक, है ना, चिनांशुक है, और एक जो है अंशुक मिलता है, अंशुक, है ना, एक है चिनांशुक और एक है अंशुक, है ना, ये चिनसुख नहीं है, ये अंशुक है, और एक है चिनांशुक।
ठीक है, मैं इसको अंशुक कर देता हूं, ये हो जाएगा हमारा अंशुक। ठीक है, अंशुक है। फिर चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ चिनांशुक, है ना, चिनांशुक, चिनांशुक। ठीक है, और पांचवें नंबर पे एक आ जाएगा पात्रेण। ठीक है, पात्रेण। तो इस प्रकार से कालिदास ने जो है 5 प्रकार के सूती वस्त्रों का सॉरी 5 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख जो है हमको यहाँ पर किया है। बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ से, देखो लीनल, कैलिको, और ऐसे पूछ लेंगे कौशे क्या होते थे गुप्त काल से संबंधित, क्या ये मुद्रा होती थी, क्या ये किसी विशेष आभूषण के प्रकार हैं, क्या ये कोई वस्त्रों के प्रकार हैं, या फिर या कोई मिठाई के प्रकार हैं, या फिर कोई किसी जानवर की मतलब ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी फसल के प्रकार है, या गेहूं की एक विशेष किस्म थी, है ना, ऑप्शन कुछ भी बनाए जा सकते हैं। फिर वहाँ पे हमने यदि नहीं पढ़ रखा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ये जो है ना एक एक नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार का सवाल बना दिया ने तो फिर ऑप्शन ऐसे डालते हैं कि हम ना तो उसको छोड़ पाते हैं, और ना हम उसको जो है मतलब सही तरीके से, तुक्का लग गया तो लग गया, वरना फिर सवाल जो है गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, कालिदास ने बात की, देखो अमरकोश जो लिखा अमर सिंह ने, उसमें वस्त्रों की कताई, बुनाई और चरखा चलाए जाने की बात की गई है। इसके अलावा जो है वस्त्र तकनीकी की भी बात वहाँ पे की गई है ना, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अलग अलग के पेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, इस जगह में आप इसके नीचे लिखना। ठीक है, मैं तो यहाँ पे जगह है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अमर कोश में अमर सिंह ने वस्त्रों की कढ़ाई, बुनाई व चरखे तथा वस्त्र तकनीक का उल्लेख किया है, और वस्त्र तकनीक का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है कि अमर सिंह ने भी और वस्त्रों की कढ़ाई, बुनाई, वस्त्र तकनीक सॉरी और चरखे वगैरह इन सब का उल्लेख जो है किया है। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो अन्य उद्योग जो प्रचलन में थे उनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं मिलता, जिसमें वैसे जो है हीरा उद्योग था, हाथी दांत उद्योग था, है ना, इस प्रकार के उद्योग यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। नील उद्योग भी था। ठीक है, तो अन्य उद्योगों की मैं बात कर लेता हूँ, इस जगह पे बात कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, अन्य उद्योग। ठीक है, एक नंबर पे हमने ये पढ़ा वस्त्र उद्योग, फिर मैं लिख रहा हूँ अन्य उद्योग। ठीक है, अन्य उद्योग में हमको एक दो ही नाम मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते। एक तो है हीरा उद्योग। ठीक है, एक है हाथी दांत उद्योग, हाथी दांत उद्योग, और एक है नील उद्योग। ठीक है, नील उद्योग। तो ये उद्योग थे, इसमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखें। नील उद्योग की जानकारी हमको विष्णु सेन के एक जो है लेख मिलता है, विष्णु सेन नाम से किसी व्यक्ति का, तो उससे हमको जरूर जानकारी मिल जाती है, विष्णु सेन के लेख से। ठीक है, तो आप कहें तो मैं इसको लिख देता हूँ। नील उद्योग की जानकारी जो हमको मिलती है वो मिलती है विष्णु सेन के लेख से, विष्णु सेन के लेख से जानकारी मिलती है ना, जानकारी मिलती है।
और ये जो लेख मिलता है ना, ये विद्यार्थी मिलता है हमको काठियावाड़ गुजरात से मिलता है ना, काठियावाड़ लेख से, काठियावाड़ लेख। ठीक है। तो कई बार इस प्रकार का सवाल भी पूछ लिया जाता है कि गुप्तकालीन नील उद्योग की जानकारी किस लेख से मिलती है, तो काठियावाड़ लेख से, है ना, विष्णु सेन का ये लेख है और वहां से हमको यह जानकारी मिल जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ें, बढ़िया से इसको याद करें, एक एक फैक्ट को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई और फैक्ट भी मिल जाता है, मान लो, वैसे तो मैंने इसको काफी कुछ तैयार किया है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपको मान लो कोई फैक्ट मिल जाता है, आप किसी बीटा सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, वहां से कोई मिल गया, या आपने पिछले साल के पेपरों को सॉल्व किया, वहां से कोई चीज़ मिल गई, तो उसको जो है इसमें ऐड कर दें। ठीक है। और सॉरी, उसको ऐड कर दें, तो ये नोट्स आपके फिर सफिशिएंट हो जाएंगे, आपको कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बार बार इन्हीं नोट्सों को पढ़ो और एग्जाम देने चले जाओ। हर कोई भी इतिहास के एग्जाम देने जा रहे हो तो इन्हीं नोट्सों को पढ़ो और फिर देने चले जाओ, कोई नया कंटेंट मिले बीच में नीचे ऐड कर दो, है ना। इस प्रकार से आप पढ़ोगे ना तो एक दिन आपके नोट्स इतने सफिशिएंट हो जाएंगे, और जब बार बार इन्हीं नोट्सों को, हर एग्जाम में इन्हीं नोट्सों को पढ़ के जाओगे ना, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसे ऐसे आप भी पढ़ा सकते हो, पूरा मैटर आपको भी याद हो सकता है ना। क्यों, अब देखो मेरे को कौन सा मैटर पूरा याद रहता है, नहीं रहता, मैं भी पढ़ के आता हूँ, बढ़िया ढंग से टॉपिक को पढ़ता हूँ, तैयार करता हूँ, बार बार पढ़ के, और फिर मनन करता हूँ किताब कॉपी को बंद करके कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है। सबसे पहले तो टॉपिक क्या पढ़ाना है, जैसे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ाना है, हेडिंग डाल दी। ठीक, इसको मैंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग, तो आंख बंद करके बोलता हूँ कि हाँ, पहला कृषि और पशुपालन, दूसरा जो है शिल्प और उद्योग, और तीसरा व्यापार वाणिज्य। अच्छा ठीक है। फिर अब इसमें भी जैसे पहले में मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो पहले में बस पशुपालन पे तो एक ही फैक्ट था कि कालिदास ने कृषि और पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति बताया। उसके बाद कृषि में जो है मेरे को कितने पॉइंट पढ़ाने हैं, 4 हैं 5 हैं, इतने पॉइंट पढ़ाने। हाँ, जैसे क्या क्या पढ़ाना है कि इस समय जो है कृषि सभी वर्ग के लोग करते थे, पर शूद्र अधिक, सॉरी, वैश्य अधिक करते थे, एक बात। दूसरा, प्रेत संहिता में कृषि तकनीक का उल्लेख मिलता है ना। और जो है अमरकोश में 5 प्रकार के हलों का जिक्र मिलता है। प्रेत संहिता में भविष्यवाणी भी की गई है ना, कृषि को लेकर। और इसके अलावा ये भी मिलता है कि इस समय 3 प्रकार की फसलें ली जाती थी। ठीक है। और 3 प्रकार की फसलें ली जाती थी, जायद, रबी, खरीफ, और धान सर्वाधिक उत्पादित फसल थी। ठीक है। अब प्रमुख फसलों के नाम मुझे बताने हैं कि कौन कौन सी फसल होती थी, जिसमें मैंने बता दिया साहब, धान सर्वाधिक होती थी, इसके अलावा गन्ने की भी खेती होती थी, है ना। ये बात हमको कालिदास बताते हैं। कालिदास काली मिर्च और इलायची की बात करते हैं, और इत सिंह जो आया था वो हमको चावल और जौ की बात करता है। तो ये हमारा कृषि हो गया। पशुपालन पे मेरे को एक ही बात करनी थी, वो पहले कर ली, तो पहला पॉइंट पूरा हो गया। मैं दूध, हाँ, सिंचाई की बात और करनी थी, है ना। तो सिंचाई में जो है प्रमुख रूप से तो मुझे एक सुदर्शन झील का उल्लेख करना था, बाकी नाम ही लिखने थे। कृषि आज भी कितने प्रकार से होती है सिंचाई, 2 प्रकार से, कृत्रिम और प्राकृतिक, हर काल में वही रहा है, तो इसमें ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं है ना। कृत्रिम और प्राकृतिक, सीधी सी बात है, प्राकृतिक में तो वर्षा से होती है, और कृत्रिम में हम करते हैं कि हम कैसे कैसे करते हैं। आज तालाब वगैरह से तो बहुत कम होती है, आज नहरों से होती है, नहरों से उत्तरी राजस्थान में होती है, और पूर्वी राजस्थान में, तो पूर्वी राजस्थान में भी कुछ नहरें हैं, भरतपुर साइड में वगैरह में, जैसे गुड़गांव वगैरह से टच में जो है वहाँ से। लेकिन जैसे हमारे दौसा में कोई नहर नहीं है, दौसा में सिर्फ सिंचाई जो होती है बोरिंगों से होती है ना, जिसमें बोर कटे हुए हैं उनसे होती है। कुछ एक बांध हैं छोटे मोटे, जैसे माधो सागर बांध है, घूमना का बांध है, भंडारेज का बांध है, इनसे थोड़ी बहुत सिंचाई हो जाती है। तो बस वही सारी चीजें हैं। गुप्त काल में क्या थे, तालाब भी थी, सिंचाई भी थी, मतलब तालाब भी थे, कुएं भी थे, झीलें भी थी, और जो है नहरें भी थी। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट उसमें हो गए। तो ऐसे जब चीजों को आप मतलब डिवाइडेशन करते हुए आगे चलोगे ना, तो चीजें बहुत आसान तरीके से आप जो है उसका रिवीजन कर सकते हो, और बढ़िया तरीके से उसको याद कर सकते हो। और एक बार पूरे टॉपिक को एक साथ में मत पढ़ो। पढ़ो कैसे, जैसे मैंने बताया ना कि एक एक टॉपिक को डिवाइड करो। जैसे आपको गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था याद करनी है, ठीक है, 1 घंटे में अच्छे से तैयार कर सकते हो। मैं एक 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाता पूरा, वैसे मैंने पढ़ रखा है, इसलिए भी मेरे को जो है हो जाता है। मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, इसलिए भी मेरे को ये चीज़ हो जाती है। तो आपको करना कैसे है
कि सबसे पहले आपको जैसे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पढ़नी है, तो उसको पहले 3 भागों में 4 भागों में डिवाइड करो। ठीक, 3 भागों में बांटा, जैसे आज हमने बांटा, फिर उसमें एक भाग में क्या पढ़ना है उसको और फिर डिवाइड कर लो। जैसे पहले भाग में कृषि और पशुपालन पढ़ना था, तो उसमें कृषि में कितने पॉइंट है, पशुपालन में कितने पॉइंट है, उसको बांट लो। ठीक है, जैसे कृषि को हम और भी तरीके से बांट सकता था मैं, जैसे कृषि में बात कर सकता था पहली तो कि कृषि करता कौन था, दूसरा कृषि में कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता था, इनका उल्लेख किसने किया, तीसरा कितने प्रकार से कृषि की जाती थी, चौथा पॉइंट बना सकता था कि मैं कृषि में सिंचाई कैसे होती थी। ठीक है, तो इनमें भी फिर एक या दो पॉइंट और हो जाते, ये टॉपिक पूरा हो जाता। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरे पॉइंट पे जाते हम, तो दूसरा पॉइंट जैसे हमारा आता कौन सा, उद्योग और शिल्प का। तो इसमें उद्योग कौन कौन से प्रकार के थे, तो हमने लगभग 3-4 प्रकार के उद्योग देखे, जिसमें एक ही उद्योग सबसे प्रमुख था, है ना, तो उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। और कुछ एक उद्योग, हीरा उद्योग, हाथी दांत उद्योग और नील उद्योग। अब देखो इनको भी याद करने का मैं तरीका क्या अपनाता हूँ, जैसे एच पे 2 आ रहा है या है पे 2 उद्योग है ना, तो ऐसे मेरे को ध्यान रहता है कि अच्छा है पे 2 थे, कौन कौन से थे, तो है पे कौन कौन से शब्द आएंगे, इस प्रकार से जैसे हीरा और हाथी दांत, बस 2 ही आएंगे, है ना। तो ऐसे में एक बेसिक, क्योंकि पढ़ा भी रहता है और हमको एक हल्का सा इशारा चाहिए होता है। एग्जाम में जैसे 4 ऑप्शन आते हैं तो हम उसमें अटक जाते हैं ना, लेकिन जैसे मान लो 4-5 नाम हैं, तो उसको याद रखने के लिए आप कोई भी एक ट्रिक अपनाओ, कैसी भी ट्रिक जो अपने दिमाग में वो क्लिक करे। जैसे मैं ये कालिदास की ये जो 5 प्रकार के जो वस्त्रों का उल्लेख उसने किया, तो उसमें मैंने देखो अंशुक और चिन्हांशुक, इन दोनों को तो वैसे याद कर रखा है कि अंशुक और चिन्हांशुक ये दोनों सेम सी नाम है ना। जैसे अंशुक से ये भी बना है ना एक तरीके से, जैसे इसमें चीनी या चीन शब्द जोड़ दिया जाए तो ये चिन्हांशुक हो गया, है ना। तो ऐसे मैं याद कर लेता हूँ। तो फिर बचा क्या, जैसे 3 शब्द ये बचे, तो इसको भी मैं जैसे अल्फाबेट के हिसाब से आप सेट करो कि सबसे पहले क्या आ रहा है। जैसे कोई ए आई का आ रहा है तो उसको पहले रखो, है ना। ए आ ई इनसे कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है तो उनसे तो कोई था नहीं, तो सबसे पहले मैं कै को याद रखूंगा, है ना, कै पात्रेन और छौम, बस हो जाता है, मतलब इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम तैयार करोगे ना तो बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयार कर सकते हो, और आप इसी प्रकार से रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी और बड़ा सटीक रिवीजन आपका होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको इसी प्रकार से तैयार करते रहिए। और अब मैं कुछ एक शिल्पों की बात मैं कर लेता हूँ, फिर हमारी ये जो है हम और आगे की बात करेंगे। ठीक है, शिल्पों में ज़्यादा कुछ नहीं थे, है ना, जिसमें शिल्पों में तो चर्मकार है ना, और कर्मकार है ना, चर्मकार, कर्मकार, मधुकरी से भी था, मतलब जो शराब वगैरह, शराब का जो काम करते थे शराब बनाने का, वो कहलाते थे मधुकरी। ठीक है, और स्वर्णकार तो थे ही, आपको पता है गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, तो स्वर्णकार तो होने ही हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग थे, चर्मकार, स्वर्णकार, कर्मकार। कर्मकार लोहे का काम करने वाले थे, उनको लोहार वगैरह भी हम कहते हैं वर्तमान में। इसके अलावा जो है चर्मकार भी थे, है ना। तो चलिए मैं इन कुछ शिल्पियों की बात कर लेता हूँ, फिर जो है आगे हम और बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए ये मैंने इसको मिटा दिया है, और आप इसको खूब पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, जैसे मैंने बताया उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जब भी पढ़ो ना पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ो, ये नहीं कि पेपर कैसा होगा, कठिन होगा, सरल होगा, अगर मतलब ऐसे सोचोगे ना आप, दिमाग में कुछ और सोच रहे हो और मुंह से कुछ और बोल रहे हो, तो फिर वो चीज़ आपको जो है फायदेमंद नहीं होगी। समय आपने भले ही किताबों में निकाला, लेकिन किताब आपके अंदर नहीं बैठी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। प्रमुख शिल्पियों की मैं बात करूंगा, है ना, प्रमुख शिल्प की, प्रमुख शिल्प। तो प्रमुख शिल्प में जो थे विद्यार्थियों, इसमें मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो जो है कर्मकार, है ना, एक होते थे चर्मकार, है ना, एक थे यहाँ पे स्वर्णकार, एक होते थे कांस्यकार, कांस्यकार। ठीक है, तो ये सारे होते थे, है ना। और एक मधुकरी, मधुकरी जो होता था, मधुकरी ये शराब से था ना, शराब, शराब उद्योग कहें या शराब बनाने वाले जो होते थे वो होते थे ना, शराब बनाने
वाले, ठीक है। बाकी तो आपको ये पता ही है, कांस्य, स्वर्ण, चर्म यानी चमड़े का, और कर्मकार में ये जो सॉरी लोहे वगैरह का जो काम करते थे वो हमारे कर्मकार कहलाते थे, जिनको हम वर्तमान में लोहार वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख शिल्प हो गए, ठीक है। इनके लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना अपने स्तर पे, ठीक है। तो अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो शिल्पों की बात और उद्योगों की जो बात हमने की है, इन शिल्पों और उद्योगों का नियमन करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको निर्देशित करने के लिए गुप्त काल में श्रेणी और निगम की व्यवस्था भी की गई थी, ठीक है। तो श्रेणी और निगम क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं कि उक्त सभी प्रकार के शिल्प व उद्योगों का नियमन, निर्देशन, उक्त सभी प्रकार के उद्योगों का नियमन, निर्देशन व नियंत्रण हेतु श्रेणी व निगम की व्यवस्था की गई थी। श्रेणी व निगम की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। श्रेणी व निगम की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो आप इसको उतारें और मैं इसको मिटाकर, और श्रेणी और निगम दोनों में क्या अंतर था इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। श्रेणी और निगम से नेट जैसी एग्जाम में, प्रोफेसर जैसी एग्जाम में बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है। इसलिए देखो फर्स्ट ग्रेड में बन सकते हैं। आजकल लेवल जो है ना सबका बराबर हो गया है, बहुत जटिल पेपर आएगा। मेरा तो मन ये कहता है कि पेपर ऐसा आएगा कि हालत खराब हो जाएगी विद्यार्थियों की। इसलिए चीजों को, एक एक चीज को बारीकी से पढ़िए, बहुत तन्मयता के साथ पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतारिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और हम श्रेणी और निगम में क्या अंतर होता है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर आज की क्लास को हम पूरी कर देंगे। फिर अगली क्लास में हम जो है व्यापार वाणिज्य को पढ़ लेंगे, है ना। व्यापार वाणिज्य में भी जो है बड़ा टॉपिक है, कई क्लासें लगेंगी। तो देखो श्रेणी क्या होती है इसकी मैं बात कर लूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर जो हम डिवाइडेशन कर देते हैं ये हो जाएगा निगम, है ना। निगम, श्रेणी और निगम दोनों में क्या अंतर होता था उसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसको मैं थोड़ा सा जो है यहां से ले लेता हूं, ठीक है। आप भी ऐसे समझना दोनों को। देखो श्रेणी क्या होती थी, निगम क्या होता था, इनके बीच में मैं अंतर आपको बताने जा रहा हूं। श्रेणी तो होती थी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले विभिन्न जाति के लोगों का संगठन, ठीक है। मतलब काम इन लोगों का एक ही था, लेकिन जाति लोगों की अधिक, मतलब बहुत सारी जाति थी, ठीक है। किसी भी जाति का व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करता है तो उन लोगों का संगठन कहलाता था श्रेणी, ठीक। और व्यवसाय में क्या होता, ये निगम में क्या होता था, निगम में एक ही गांव के या एक ही नगर के लोग होते थे जिनका व्यवसाय अलग अलग होता था, उनका संगठन निगम कहलाता था। यानी कि इन लोगों का व्यवसाय अलग होता था, एक ही नगर या गांव के लोग होते थे। जबकि इसमें क्या होता था कि इनका व्यवसाय एक ही होता था, जाति इन लोगों की अलग अलग होती थी, ठीक है। तो ये अंतर पाया जाता है। तो पहला अंतर मैं यहाँ पे यही लिखूंगा। अभी मैं बोल के बता देता हूँ और भी अंतर क्या होते थे। एक तो अंतर ये होता था। दूसरा, श्रेणी के अपने जो है श्रेणी के जो सदस्य होते थे उनमें एक अध्यक्ष होता था, है ना। इसका न्यायालय होता था, इसका कार्यालय होता था, इसके अपने धर्म होते थे, ये अपनी मुद्रा भी जारी करती थी, ठीक है। इतने सारे काम थे श्रेणी के। लेकिन निगम के पास न तो अपना कोई न्यायालय होता था,
न इसका कोई अध्यक्ष होता था, इसके जितने भी सदस्य होते थे वो सारे समान अधिकार रखते थे। न इसका कोई कार्यालय होता था, न इसका कोई धर्म होता था, लेकिन इसे मुद्रा जारी करने का अधिकार था। ठीक है, मुद्रा जारी करने का अधिकार था, क्योंकि बसाड़ से हमको इसकी कुछ 274 मुद्राएं कुछ ऐसी मिली हैं बसाड़ नामक स्थान से, उस आधार पे माना जाता है। और निगम का जो उल्लेख किया है वो पीएल गुप्त साहब ने किया है, वरना निगम के बारे में स्पष्ट जानकारी हमको मिलती नहीं है। ठीक है, तो बस आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक के बारे में और हम इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। वैसे समझ में आ गया होगा, है ना। देखो श्रेणी क्या होती थी, एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों का संगठन, है ना, जो कि विभिन्न जातियों के हों, जो कि विभिन्न जातियों के हों, है ना। मतलब ये जो की जो शब्द आया है इन लोगों के लिए आया है, ये विभिन्न जाति के लोगों का संगठन जो सॉरी विभिन्न जाति के लोगों का संगठन जो एक ही प्रकार का व्यवसाय करते हो, श्रेणी कहलाती थी, है ना, के हों श्रेणी कहलाती थी, है ना, श्रेणी कहलाती थी। ठीक है, मतलब इसको कहते थे श्रेणी, एक संगठन को कहते थे। किसका संगठन? विभिन्न प्रकार की जाति के लोगों का संगठन, जो क्या करते थे, एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे। जैसे मान लो कपड़े बनाने का काम करते हैं, तो कपड़े बनाने का ही काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरा इसमें ये है कि श्रेणी का अपना अध्यक्ष होता था, है ना, अध्यक्ष होता था। ठीक है, इसका अपना न्यायालय होता था, ठीक है, इसका अपना जो है कार्यालय होता था। ठीक है, कार्यालय होता था। इसका अपना धर्म होता था, सॉरी धर्म, ओहो, धर्म होता था। ठीक है, अपना धर्म होता था। मुद्रा जारी करने का अधिकार था, मुद्रा जारी करने का अधिकार श्रेणी के पास था। ठीक है, मुद्रा जारी करने का अधिकार भी श्रेणी के पास था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी श्रेणियों में। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और श्रेणियों के क्या धर्म होते थे, श्रेणियों के बारे में हमको नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति में विस्तृत जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा नारद स्मृति व बृहस्पति स्मृति में इनकी, नारद स्मृति व बृहस्पति स्मृति में इनकी, है ना, सॉरी से लिख कर देता हूं इसको, नारद स्मृति व बृहस्पति स्मृति से इनकी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, और एक ग्रंथ है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, उसमें 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। ठीक है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में क्या मिलता है, जो है हमको 18 प्रकार की श्रेणियों का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। ठीक है, 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख जो है हमको जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में मिल जाता है। ठीक है,
तो ये था हमारे श्रेणियों की बात जो हमने की। अब मैं जो है बात कर लेता हूँ निगम की। इनको राजकीय मान्यता भी प्राप्त थी, ये भी ध्यान रखना। श्रेणी को जो है राजकीय मान्यता भी प्राप्त थी, है ना, राजकीय मान्यता मान्यता प्राप्त होती थी, है ना, प्राप्त होती थी, ठीक है। लेकिन इनको राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं होती थी, ये ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखूं कि हाँ, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी का तो अभाव ही है ना, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव मिलता है, ठीक है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव मिलता है, मगर पीएल गुप्त ने, है ना, पीएल गुप्त ने इसकी जानकारी, पीएल गुप्त ने इसकी जानकारी दी है, ठीक है। पीएल गुप्त ने जो है इसकी जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है कि निगम जो होता था यह एक ही नगर या गांव के विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करने वालों का संगठन था, ठीक है। निगम क्या होता था कि एक ही नगर या गांव के लोगों का, गांव के विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों का, गांव के लोगों का संगठन, लोगों का संगठन जो विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करते थे, व्यवसाय करते थे, निगम कहलाता था, निगम कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था? निगम कहलाता था, ठीक है। और निगम की 3 श्रेणियां हमको मिलती हैं। निगम की जो है 3 श्रेणियां मिलती हैं। एक कुलिक निगम, एक जो है सार्थवान निगम और एक है श्रेष्ठी निगम, ठीक है। निगम की 3 श्रेणियां हमको मिलती हैं, ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, निगम की 3 श्रेणियां मिलती हैं, मिलती हैं। कौन कौन सी? एक है कुलिक निगम, है ना, कुलिक निगम, ठीक है, कुलिक निगम। दूसरा है सार्थवाह निगम, है ना, सार्थवाह निगम। और तीसरा है श्रेष्ठी निगम, श्रेष्ठी निगम, ठीक है। तीसरा है श्रेष्ठी निगम। इसमें ये जो श्रेष्ठी निगम होते थे ना, ये दुकानदार होते थे, है ना, ये क्या होते थे? दुकानदार होते थे। ये जो होते थे ये सामान लाने ले जाने वाले होते थे, है ना, सामान या वस्तु लाने ले जाने वाले, है ना, लाने ले जाने वाले जो होते थे ये सार्थवा होते थे। और कुलिक जो होते थे विद्यार्थियों, वो सॉरी, कुलिक जो होते थे ये उद्योगों में काम करने वाले होते थे, ठीक है। कुलिक जो होते थे उद्योगों में काम करने वाले होते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उद्योगों में काम करने वाले, ठीक है, उद्योगों में काम करने वाले जो होते थे वो होते थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, उद्योगों में काम करने वाले, ठीक है, कुलिक होते थे, है ना। सार्थवाद मतलब सामान लाने ले जाने वाले, मतलब एक तरीके से व्यापारी हो गए, है ना। तो श्रेष्ठी दुकानदार हो गए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के मिलते हैं। इनकी कोई भी मतलब इनका न्यायालय नहीं होता था, इनका कार्यालय नहीं होता था, है ना, इनका कोई अध्यक्ष नहीं होता था, ठीक है। तो मैं इस बात को जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे तो क्या लिखूँ मैं, रेड कलर से यहीं लिख देता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ, है ना, ने या न्यायालय, न्यायालय, कार्यालय, अध्यक्ष, ये सब नहीं होते थे, ना। राजकीय मान्यता, राजकीय
मान्यता, ये सब क्या होते थे, ये नहीं होते थे, है ना, क्या थे ये नहीं होते थे, ये ध्यान रखना। लेकिन इनको मुद्रा जारी करने का अधिकार था, है ना, मुद्रा जारी करते थे, है ना, मुद्रा जारी करते थे। ऐसा हम कैसे कहते हैं, क्योंकि 274 मुद्रा जो है इनकी, 274 मुद्रा कहां से मिली है, बसाड़ से मिली। ठीक है, 274 जो मुद्रा है वो हमको निगम की बसाड़ से मिली हैं। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि ये मुद्रा तो जारी करते थे, लेकिन इनमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था, इनका कार्यालय नहीं होता था, इनका न्यायालय नहीं होता था, इनको राजकीय मान्यता प्राप्त ये नहीं थे। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि निगम और श्रेणी के अंदर क्या अंतर था और क्या इनका काम था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट भी पूरा हो गया, शिल्प और उद्योग वाला। अब हम अगली क्लास में व्यापार और वाणिज्य को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें और अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।